तो 12 राज्यों की 121 सीटों पर मतदान सुबह से ही जारी है, लगातार जारी है और हमारी महा कवरेज भी इसके साथ साथ जारी है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार फिर इस पैनल से आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में अनुज गुप्ता मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, रेणु मित्तल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा हमारे साथ राजीव त्यागी कांग्रेस के नेता और प्रदीप सिंह वरिष्ठ नेता, आसिफा खान बीजेपी के नेता, माफ कीजिएगा वरिष्ठ पत्रकार, गलती से मुंह से निकल गया, और बिल्कुल वरिष्ठ पत्रकार, बहुत माफी के साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह और आसिफा खान, मैंने आसिफा और आपको कंफ्यूज कर दिया, आसिफा खान बीजेपी की नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। आगे चर्चा को बढ़ाएं उससे पहले बीकानेर से हम ये रिपोर्ट देख लेते हैं। बीकानेर से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल मैदान में हैं। अर्जुन मेघवाल से खास बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता रवि बिश्नोई ने। लोकतंत्र के महापर्व का पहला दिन और पहला वोट मौजूदा सांसद बीकानेर अर्जुन मेघवाल और बीजेपी के प्रत्याशी आप देकर आए सर। फिर से एक बार आपने सर्टिफिकेट ले लिया और वो भी नंबर 1 का। बिल्कुल, मेरे मतदान केंद्र पर मेरा एक प्रयास था कि पहला मतदान मैं करूं, उसमें मुझे सफलता मिली। तो मुझे लगता है कि 16 मई को जब रिजल्ट आएगा तो बीकानेर की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और बीजेपी सफल होगी। काफी तूफानी दौरे आपने किए, बहुत लंबा विस्तृत क्षेत्र है बीकानेर लोकसभा क्षेत्र का, खूब आप गांव-गांव गए, ढाणी गए। आपका क्या आकलन है आज के दिन? आप वोट देके आए हैं, शायद आज राजनीति की बात नहीं करेंगे, आपकी माताजी का भी बीच में निधन हो गया। इन सब बातों से कहीं न कहीं आज आप आखिर जब आपकी आज परीक्षा का दिन है तो आपका क्या कहना है? देखिए, घटनाएं जीवन में घटती रहती है। मैं ये कह रहा हूं कि आज का जो मतदान का जो दिन है वो लोकतंत्र के लिए पर्व है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब मताधिकार का प्रयोग दिया था, अधिकार दिया था, तो ये सोचा था कि सब लोग मतदान करेंगे और धीरे धीरे आज मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र भारत में पुष्ट हुआ है, मजबूत हुआ है। और जैसे जैसे प्रतिशत बढ़ रहा है मतदान का, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस संसार में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र तो होगा ही होगा, लेकिन सजग मतदाता भारत में रहते हैं, ये प्रमाण पत्र भी भारत को मिलेगा। अरे आप सुने नहीं, आप ही के लिए तो बोले। तो ये बीकानेर से आप देख रहे थे खास बातचीत। अनुज जी, ये चरण जो है इसमें बीजेपी को अगर थोड़ा फायदा मिलता दिखता भी है तो वो इसलिए क्योंकि मोस्टली सिटिंग एमपीज उनके इसी चरण में जो सीटें पे चुनाव है वहां से लड़ रहे हैं। ये देखिए, ये एकमात्र चरण है, 5वां चरण, जिसमें भाजपा के सांसदों की संख्या कांग्रेस के सांसदों, वर्तमान सांसदों में अधिक है। भाजपा कांग्रेस की तुलना में पिछले बार लगभग आधे पे थी, 206 और 116, लगभग आधा, 90 सीटों का अंतर था। लेकिन 121 में से 44 पर जो आज के चरण के मतदान हो रहे हैं यहां पर, उसमें भाजपा के सांसद चुने गए थे 2009 में। 2 सीटें वो उपचुनाव में, जमशेदपुर और उडुपी चिकमगलूर, वो उपचुनाव में हार गई थी। कांग्रेस के 37 सांसद चुने गए थे और 2 सीटें उसने उपचुनाव में जीती थी, जो 39 उसके वर्तमान सांसद हो गए थे जो लोकसभा का पिछला सत्र हुआ उसके दौरान। इसके अलावा बीजू जनता दल के 9 सांसद, जनता दल यू के 5, शिवसेना के 5, सपा के 4, यानी ये प्रमुख ताकतें हैं जिनके लिए आज संघर्ष हो रहा है। और कॉन्ट्रास्ट देखिए, महाराष्ट्र में सांगली एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस कभी नहीं हारी है, और उड़ीसा में केंद्रपाड़ा की सीट जहां आज वोटिंग हो रही है वहां कांग्रेस कभी नहीं जीती है। इसके अलावा यदि हम पश्चिम बंगाल में बात करें तो जलपाईगुड़ी सीपीएम का गढ़ है। आरएसपी ने अलीपुरद्वार और फॉरवर्ड ब्लॉक ने कूच बिहार की सीटें पिछले 10 लोकसभा चुनाव से लगातार जीती हैं। तो आज जिन 121 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें 28 सीटें ऐसी हैं जो विभिन्न दलों की मजबूत गढ़ हैं, भाजपा की भी, कांग्रेस की भी और अन्य दलों की। अनुज जी, इस पर हम आगे भी विस्तार से आपसे और आंकड़े लेंगे, डिटेल्स लेंगे, अपने दर्शकों को और जानकारी देंगे। ब्रेक का वक्त थोड़ी देर में है, लेकिन इसलिए क्योंकि हमारे साथ राजीव जुड़े हैं, उनको जाना भी है। मैं यूपीए 3 की बात जो उन्होंने कही और उसकी प्रबल संभावना, प्रबल योग इस बार बताया, उस पर प्रदीप जी का रिएक्शन लेना चाहूंगी, फिर राजीव के पास। देखिए, मैं अपनी बात कहूं, इनके पार्टी के नेता की ही बात कहता हूं। जयराम रमेश कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राहुल गांधी की कोर टीम के बड़े अहम सदस्य हैं। वो अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ तब से कह रहे हैं कि कांग्रेस परसेप्शन की लड़ाई। अच्छा, एक बार सुशील मोदी को सुन लेते हैं, वो वोट डालने पहुंचे, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। क्वेश्चन पूछिए। अनिल नंबर सुनो था? हाँ। नंबर नहीं उसका नंबर नहीं है मेरे पास। नहीं है नंबर उसका मेरे पास। उम्मीदें हैं इस बार? देखिए, ये तो वोट का जो अधिकार उसका इस्तेमाल हमने किया है
और लोकतंत्र की यही खासियत है कि चाहे वो टाटा बिरला हो या एक रिक्शा चालक हो, सबको एक वोट का अधिकार है और इसी वोट से कोई प्रधानमंत्री बनता और कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार के अंदर जो लहर चल रही है, हम 40 की 40 लोकसभा सीटों को जीतने में सफल होंगे। प्रथम चरण में जो 6 लोकसभा की सीटें पर चुनाव हुआ है और सभी 6 पर एनडीए चुनाव जीत रही है और जो आज 7 लोकसभा की सीटों का चुनाव है, तो अभी तक के जो संकेत हैं कल रात तक के कि हम पाटलिपुत्रा भी जीतेंगे और 7 सीटों पर हम जीतेंगे। और नालंदा के भी जो समाचार हैं, वहां पर मुख्यमंत्री को शिकस्त देखनी पड़ सकती है। तो अब तो जनता को तय करना, लेकिन जो जनता का संकेत है कि लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। कल राहुल गांधी जो बिहार के दौरे पर आए, तो उन्होंने भाषण में एक बार भी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसका कोई। आप सुशील मोदी को सुन रहे थे, कहते सब 40 सीटें अब लेंगे। प्रदीप जी, अभी भी राजीव जी ने ये कमेंट किया कि ये शुतुरमुर्गी प्रवृत्ति है। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि जितनी सीट पे भारतीय जनता पार्टी लड़ भी नहीं रही है, उससे ज्यादा सीट्स की क्लेम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ये भी कह सकती है हम 543 सीट। नहीं, देखिए वो तो ऐसा है। सेंटेंस कह दूं, एक बात लास्ट सेंटेंस कह दूं। और जो आपने मैंने कहा ना यूपीए 3 की बात जो कही, कांग्रेस पार्टी कभी दीवार नहीं लगाती है लोगों के बीच में। कांग्रेस पार्टी सबको साथ ले रख के चलना चाहती है। कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम के बीच में दीवार नहीं लगाती। कांग्रेस पार्टी पुअर और रिच के बीच में दीवार नहीं लगाती। और हम तो साफ कह देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि देश को बनाना है तो हमरा चलो या राह से हट जाओ। हमरा चलो या राह से हट जाओ। दीवार के रोके कभी दरिया नहीं रोकता। कांग्रेस पार्टी दरिया की तरह बहती है और दरिया को जो है ना दीवारों से नहीं रोका जाता। कांग्रेस पास जोड़ने के लिए सबसे बड़ा फेविकोल जो है वो भ्रष्टाचार का है, जिसमें सबका इंटरेस्ट है। आप भ्रष्टाचार की बात कीजिए, क्यों ये सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने संसद ही नहीं चलने दी। जो हम 6 बिल और ले आते, 6 बिल और आते तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में खात्मा होता। और राइट टू इन्फॉर्मेशन देने के बाद से भ्रष्टाचार जो पर्दे के पीछे तो पर्दे के बाहर आने का मतलब अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन आया होता तो इससे पहले भी आपके भ्रष्टाचार खुला होता। मैं स्वीकार करता हूं प्रदीप जी, भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय समस्या है। इस पर बहुत काम होना बाकी है और बहुत काम होना चाहिए निश्चित रूप से। और उसमें सभी राजनीतिक दलों की और प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी बनती है। मुझे ये बताइए कि दुनिया के किस देश के किस जनतांत्रिक गुजरात के भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बताएंगे, किस जनतांत्रिक 420 चुनाव 30 अप्रैल को है, 30 अप्रैल को गुजरात पर कर लेंगे। हमारी ये बहस जारी है, सभी के पास लौटूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसी मुद्दे पर चर्चा बढ़ाएंगे आगे, जगह जगह से आपको हमारे रिपोर्टर्स बताएंगे कवरेज का हाल। एक छोटा सा ब्रेक, ये महाकवरेज जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़े चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ इंडिया न्यूज पर मतदान जारी है। भारी तादाद में लोग निकल कर आ रहे हैं इन 12 राज्यों में और वोट डाल रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेंगलुरु की, भोपाल, बाड़मेर, बरेली, महासमुंद और साथ ही पुणे, महासमुंद छत्तीसगढ़, पुणे महाराष्ट्र, बाड़मेर राजस्थान। इसके अलावा बरेली, संभल, रामपुर, बिजनौर, शाहजहांपुर की ये तस्वीर देख रहे हैं। यूपी के भी कई इलाकों में तकरीबन 11 सीटों पर यूपी की मतदान आज हो रहा है। उसमें कई अहम सीटें हैं जिसमें और ये अब आप बिहार से तस्वीरें देख रहे हैं। लालू और राबड़ी को एक साथ देख रहे हैं आप। मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रामकृपाल यादव उनके खिलाफ बीजेपी से लड़ रहे हैं। बेहद हाई प्रोफाइल और जबरदस्त ये मुकाबला है दोनों के बीच में। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं सीपी ठाकुर की। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए। हमारे साथ अजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं इस बीच, और दीपक रथ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। अजय जी से एक कमेंट लूंगी। अजय जी, सुबह से हम जिस तरह से देख रहे हैं मतदान, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, आपका खुद का एनालिसिस क्या है अब तक के मतदान को लेकर इन राज्यों में? देखिए, जो एक बड़ा ट्रेंड डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है वो ये है कि मतदाता जिस तादाद में बाहर निकल के आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत ही शुभ संकेत है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। अब उसका क्या कारण है ये देखने की बात है कि वो किसी नए बदलाव की ओर है, लोकतंत्र में ज्यादा भागीदारी की ओर है, या कोई डिसइंचेंटमेंट है जिसके चलते लोग उस गुस्से में अपना गुस्सा इजहार करने आ रहे हैं। तो वो तो मुझे लगता है कि 16 मई के बाद समझ में आएगा कि क्या उसका कारण रहा है। लेकिन जो भी कारण हो, मतदाता का भारी मुझे लगता है कि जिस तादाद में मतदाता
पोलिंग बूथ पे पहुंच रहा है, वो एक बहुत ही अच्छा संकेत है डेमोक्रेसी के लिए। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि इस बार के इलेक्शन में कुछ मुझे लगता है कि जिस तरह से राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछाई है और जो ओपिनियन पोल अभी तक नजर आते हैं वो दिखाते हैं कि बीजेपी और एनडीए ने ठीक ठाक अपनी बढ़त बनाई हुई है। अब ये बढ़त 16 मई को जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे तब उसमें से क्या रिजल्ट आता है वो देखने की बात है, वो भी समझने की बात है। लेकिन कुल मिला के यदि हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि कांग्रेस का जो यूपीए 1 और यूपीए 2, स्पेशली यूपीए 2 का जो परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरह से घोटाले सामने आए हैं, उसका कुछ न कुछ प्रभाव इस इलेक्शन पे बिल्कुल ठीक ठाक ढंग से दिखाई पड़ेगा। एक तो वो चीज है और दूसरी चीज ये है कि जो परसेप्शन होता है जनता के मन में कि राजकाज ठीक चल रहा है, कानून व्यवस्था ठीक है, देश ठीक से चल रहा है, आर्थिक स्थिति ठीक है, विकास ठीक है, तो कहीं न कहीं उस परसेप्शन में भारी कमी आई है गवर्नेंस के मामले को लेके और मुझे लगता है उसका खामियाजा भी कांग्रेस को ठीक ठाक भुगतना पड़ेगा। रीजनल पार्टीज का इमरजेंस भी मुझे दिखाई पड़ता है कि कहीं न कहीं रीजनल पार्टीज भी ठीक ठाक करती नजर आ रही हैं। अब ये कौन सा अलायंस किधर जाता है ये देखने की बात होगी। अनुज जी, बात की अजय जी ने कि एक लीड हमने देखी बीजेपी के परफॉर्मेंस में, जिस तरह से ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं, लेकिन अब तक जो फेजेस हुए हैं वहां अगर बीजेपी लीड दिखाती है या लहर एक का असर कुछ दिखता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि असली टेस्ट जो है वो अब आने वाले फेजेस में है जहां बीजेपी कमजोर है। जी हाँ, खास करके आज का जो फेज है ये बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड एरिया पश्चिमी हिंदुस्तान, मगर इसके बाद जब हम अगला चरण भी 24 का जो है उसमें भी बीजेपी थोड़ी मजबूत ताकत वाली उसकी सीटें हैं, लेकिन केवल आज का ही मतदान ऐसा है जहां उसने कांग्रेस पर बढ़त पिछले लोकसभा चुनाव में ली थी। इसके बाद जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे भाजपा की कुछ कमजोर होती हुई सीटें जो हैं उन पर मतदान होना है और देखना होगा कि नमो लहर जिसका भाजपा दावा कर रही है उसका खास करके 7 और 12 मई के जो मतदान है जो पूर्वी हिंदुस्तान के अंदर होने हैं उन पर कितना प्रभाव पड़ता है। अवधेश जी, देखो ये जो आज का जो ये चरण है ना, मेरा मानना है कि इससे भाजपा के राजनीतिक भविष्य इस चुनाव का वो निर्धारित हो जाएगा। ये बात ठीक है कि इसमें कांग्रेस की बढ़त थी, लेकिन आप उन राज्यों को देख लीजिए, कर्नाटक अगर वो रिटेन करती है, राजस्थान जिसमें बढ़त की है, मध्य प्रदेश, आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड और तराई का इलाका, महाराष्ट्र का, तो ये सारे ऐसे स्ट्रांग होल्ड हो सकते हैं बीजेपी के लिए कि ये तय कर देगा कि वाकई यूपीए सरकार अगली बार रहेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। जो जैसे अजय जी ने कहा कि एक महाराष्ट्र में भी, बाकी महाराष्ट्र की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भी एक अंडर करंट सरकार के खिलाफ वहां दिखाई दी है जगह जगह। बाकी अच्छा, जसवंत सिंह कुछ बोल रहे हैं बाड़मेर में, कृपया आप बाहर आ जाए। थैंक यू सर जी। तो महाराष्ट्र में भी जो अंडर करेंट है, तो ये संभव है इस बार कि भारतीय जनता पार्टी वहां बेहतर प्रदर्शन करे। बिहार की स्थिति यह है कि बिहार में जनता दल यू तीसरे स्थान पर पहुंच गई है और मुख्य लड़ाई इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और राजद के गठबंधन के बीच हो गया है। लेकिन वो राजद और कांग्रेस का गठबंधन इतना नहीं हो सकता है कि वो भाजपा को वहां पीछे छोड़ दे। झारखंड में वही स्थिति, इसलिए ये जो फेज है, और उड़ीसा में एक दिन प्रदीप जी कह रहे थे और सही भी है कि उड़ीसा में भी एक टर्न अराउंड जैसा दिख रहा है। तो ये कुल मिलाकर के ये जो 121 सीट का आज चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है कि गुजरात वगैरह को छोड़ दो तो सर्वाधिक अहम है और इससे मोदी के और भाजपा सरकार बनने की संभावना या असंभावना निर्धारित होगी। चलिए अब आप सबको ले चलते हैं और दर्शकों को ग्राउंड जीरो पर। सुबह से ही हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, सभी 121 सीटों पर मौजूद हैं, जगह जगह से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आइए कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं। पीलीभीत में सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। लंबी कतारों में लोग जा रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग अपने मतदान का प्रयोग करते हुए यहाँ सुबह से ही दिखाई दे रहे हैं। पोलिंग नंबर 253 है, ये महिला राजकीय महाविद्यालय है जहां पर पोलिंग सेंटर बनाया गया है। करीब 8 पोलिंग बूथ हैं और सिक्योरिटी की दृष्टि से काफी सख्त सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। 15 पैरामिलिट्री फोर्स है, ये वो लगाई गई है। आरएसी की 5 कंपनी यहाँ पर लगाई गई है पूरी पीलीभीत में, क्योंकि काफी दिलचस्प मुकाबला है। पीलीभीत में मेनका गांधी इस बार एक बार फिर से चुनाव मैदान में, पिछली बार उनके बेटे वरुण गांधी चुनाव मैदान में थे, लेकिन पिता की सियासत की विरासत की दुहाई देते हुए वरुण गांधी सुल्तानपुर चले गए और एक बार फिर से मेनका गांधी यहां पर हैं। लड़ाई
मुद्दों की थी और मुद्दे यहाँ पर कौन कौन से हैं जो वोट डालकर आए हैं लोग, उनसे हम बात करेंगे। क्या आपसे जानना चाहूंगा, मेनका गांधी एक बार फिर से हैं, किन मुद्दों के आधार पर आपने वोट डाला है? हमने तो साहब वोट इस मुद्दे पर डाला है कि हमारे शहर का, हमारे जिले का विकास होना चाहिए और बहुत पीछे हो रह गया है। मेनका गांधी यहाँ पर रही, उन्होंने आपकी जो समस्या है वो सुन ली? कोई खास काम नहीं करा, कोई विकास नहीं किया। मोदी तो विकास के नाम पर ही वोट मांग, अब मांग रहे हैं वो, अब देखते हैं क्या होगा। आपसे जानना चाहूंगा मैं, क्या मुद्दे रहे आपके? मैं चाहूंगा जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी अदर पार्टी की, और हम लोगों का मुद्दा तो ये रहता है कि सरकारी कर्मचारियों को सुविधा मिलती रहे और हमारे शहर का विकास होता रहे। आपसे जानना चाहूंगा, किस आधार पर आपने वोट डाला? विकास और रोजगार युवाओं के लिए। क्या पहली बार वोट डाला आपने? नहीं, दूसरी बार जी। क्या आप, बड़ी महंगाई रही है, महिलाओं को किचन में बड़ी परेशानी रही है, क्या रहा है इस बार? नहीं, वो तो है ही, महंगाई तो बहुत है इस बार। महंगाई कम करने के लिए ही जो सही रहेगा उन्हीं को वोट देंगे, अब वही चुने जाएंगे इसमें। पीलीभीत के मतदाता हैं जिनका साफ कहना है कि जो विकास करेगा उसकी सरकार बननी चाहिए और विकास के नाम पर ही उन्होंने यहाँ पर वोट डाला है। कैमरामैन नवनीत के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश में 11 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मुरादाबाद में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन लगना शुरू हो गई थी। लोग वोट डालने के लिए बड़े उत्सुक हैं और काफी लंबी यहाँ पर लाइन लगी हुई है। हमारे साथ पहले वोटर मौजूद हैं जो सबसे पहला वोट डालकर आए हैं। हाँ। आप क्या सोचकर आज सुबह वोट डालने आए थे? ये सोच कर आए हैं कि भाई ये सरकार जो चल रही है इसको बदलना है, क्योंकि इसमें अच्छे काम नहीं करे, बड़ी बेटियों का इज्जत नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है। बड़ा बदलने के लिए आए हैं, जिससे अच्छा सरकार आवे, बढ़िया काम करे। मुरादाबाद से पहले वोटर थे जिन्होंने वोट डाला। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं। इसके अलावा युवा भी यहाँ पर काफी सारे मौजूद हैं। वोट डालना यहाँ पर शुरू हो गया है। इस लाइन में बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर युवा भी काफी सारे मौजूद हैं। लोगों का यही कहना है कि इस बार मुद्दों को ये वोट देने के लिए आए हैं। इलाके में विकास की बहुत जरूरत है। एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सोचकर सुबह सुबह वोट डालने आए हैं आप? जी, ये मेरा पहला वोट होगा और उद्देश्य यही है कि कुछ बदलाव ला सकते हैं तो वो कोशिश करी जाए। तो जो सिस्टम चला आ रहा है तो उसको बदलने के लिए अगर एक ऑल्टरनेटिव पार्टी आ सकती है तो हम उसको वोट देने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो कुछ अलग करें जो 10 साल से पिछले होते आया है कांग्रेस सरकार के गवर्नेंस में, वो बदले और उम्मीद करेंगे कि ऑल्टरनेट पार्टीज कुछ अलग करें। पीलीभीत और मुरादाबाद की आपने तस्वीर देखी और रविशंकर प्रसाद बीजेपी के ये भी पहुंचे पटना में अपना वोट डालने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उन्हीं की। पटना में अपना वोट डालते बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। अवधेश जी, पटना साहिब में शत्रुघ्न सिन्हा सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित कहना चाहिए, हालांकि टक्कर है वहाँ से जो जनता दल यू के उम्मीदवार हैं वो भी स्थानीय हैं और शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर के थोड़ी बहुत वहाँ के कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी रही है। लेकिन इस समय लग रहा है कि मामला जैसे लगभग पैचअप जैसा हो गया हुआ है। अच्छा, शायद रविशंकर प्रसाद कुछ बोल रहे हैं। वोट गिराए हैं, क्या ट्रेंड दिख रहा है? देखिए, मैं पिछले लगभग 1 महीने से देश घूम रहा हूं। बिहार भी पिछले 4 दिन से हूं। 2 दिनों से पटना साहिब में लगा हुआ हूं, पहले भी आया था। देश में एक अभूतपूर्व बदलाव का माहौल चल रहा है और इतने बड़े बदलाव का माहौल मैंने कम देखा है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मैं देश के चुनाव को 1977 से नियमित रूप से देखता हूं। पहले मैं जब जेपी आंदोलन का सक्रिय कार्यकर्ता था तो 77 की हवा तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की हवा थी। उसके बाद से देश में इतनी बदलाव की चाहत, नौजवानों में विशेष रूप से, मैं हमेशा कहता हूं 10 साल की विरासत है असहाय भारत, असुरक्षित भारत। अब देश एक आशा की ओर देखता है, बीजेपी की ओर, नरेंद्र मोदी की ओर। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं, यहां पर तो कोई चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन इस बार के चुनाव के नतीजे चमत्कारी होंगे।
आश्चर्यजनक होंगे और हमें देश के लोकतंत्र पर और यहां के वोटरों पर बहुत गर्व होगा। देखिए, बिहार में चुनाव का एक ही मुद्दा है। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी से प्यार करती है, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी में देश की आशा, बिहार के विकास की आशा देखती है। ये दोनों नफरत की निगाहों से देखते हैं। अब नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत और नरेंद्र मोदी की अगुवाई के प्रति प्यार, ये बिहार की जनता तय करने वाली है। और मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं, बिहार के चुनाव के नतीजे भी चमत्कारी होंगे, आप देखिएगा। चुनाव के नतीजे चमत्कारी होंगे। दीपक, चुनाव के नतीजे चमत्कारी होंगे, देश भर में बदलाव की बात हो रही है। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे, क्योंकि हमने वो मुरादाबाद की बेहद एक दिलचस्प तस्वीर, एक बुजुर्ग कह रहे हैं कि बस सब बदल डालना है इस बार। एक्चुअली आप अगर देखेंगे 121 केंद्र में लोकसभा में आज मतदान हो रहा है। नीचे तक, आम जनता तक एक मैसेज चला गया कि देश को एक विकास की मार्ग पर ले जाना है, क्योंकि जैसे कैंपेन जैसे धीरे धीरे बढ़ता गया है, आप देखें कि ऐसा लगता है कि विकास बनाम विनाश, ऐसे मतलब एक कैंपेन मोदी ने छेड़ दिया है और वो आम जनता तक। विनाश से आपके क्या मायने हैं? विनाश मतलब कि देश कैसे विनाश के रास्ते में चला गया है। आप इन्फ्लेशन कहिए, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहिए, आप सुरक्षा की बात कहिए, आप मिनिमम फैसिलिटीज बात कहिए, जो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में तो हिंदुस्तान बहुत ऊपर गया हुआ है। पिछले 4-5 सालों से हर साल नया रिकॉर्ड बना रहा है। बट उसके बाद और एक्सपोर्ट मार्केट भी जितना 1.5 लाख करोड़ के आसपास का जो पिछले साल हुआ है, मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड रहा है हिंदुस्तान। लेकिन अनुज जी, फिर किस विकास की बात जनता कर रही है जो उसे नहीं दिख रहा? नहीं, जो उसे नहीं दिख रहा, जो वो चाहती है। दरअसल महंगाई और भ्रष्टाचार में पिछले 5 सालों में। इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आप ही के पास आऊंगी और तमाम हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं हमारे साथ, और साथ ही ग्राउंड जीरो से हर एक सीट से एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़े चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ इंडिया न्यूज पर।